अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपका दोस्त उस्मान यूसुफ कैसरानी बिल्कुल ठीक हूँ और बाय एंड बिल्ड के प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको लॉजिक्स के साथ समझाऊँगा कि मुल्क में सिर्फ एक ही बिज़नेस है, रियल एस्टेट, और उसी में इन्वेस्ट करके हम जो है वो पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ भाई जो कहते हैं कि हमने आज से इतने साल पहले 3 साल पहले या 4 साल पहले एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी जिसकी कीमत थी सपोज़ 2 करोड़। आज जब हम उसको बेचने जा रहे हैं तो हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अगर हम वो डॉलर्स ही अपने पास रखते तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। नंबर 1, डॉलर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गया था, वरना अगर हम 3-4 साल पीछे चले जाएं तो डॉलर जो है वो कई साल उसकी एक ही कीमत रहती थी, उसमें कोई इजाफा नहीं होता था। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो कोई 60-65 का होता था, फिर एक टाइम आया 100 प्लस हुआ, फिर 150 के करीब जाके डॉलर रुक गया और काफ़ी अरसा वहाँ पे रुका रहा। ये जो जंप्स लगे हैं ये हमारी हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, नाअहलियों की वजह से डॉलर्स को जंप्स लग गए हैं। ठीक है, अच्छा, डॉलर को जंप लग गए थे, अब डॉलर को दोबारा कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारे कर्ज़ों में किस कदर इजाफा हो जाता है, मुल्क में महंगाई में किस कदर इजाफा हो जाता है, तो हमने अब डॉलर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, सपोज अब डॉलर अगर बढ़ गया है, आज से अगर हम कुछ महीनों पहले ही चले जाएं, जो प्रॉपर्टी आपको $1 लाख में खरीदनी होती थी, आज वही आप $75,000 में परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या नुकसान हो रहा है? डॉलर भी बढ़ गया है, प्रॉपर्टी भी सस्ती हो गई है, वो इजीली अपने लिए बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक खौफ फैल गया है, एक खौफ लोगों ने फैला दिया जो किसी टाइम मार्केट को नीचे ले जाते हैं और किसी टाइम मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। खैर, बिजनेस होता भी यही है, उसमें गोल्डन पीरियड भी होता है, उसमें बड़ा टफ टाइम भी देखना पड़ता है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि हम अगर अपना पैसा बैंक में रख लें तो हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा यार, मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूँ। आपको एक मैं लॉजिकली बात बताता हूँ। सपोज आज से 10 साल पहले किसी शख्स ने 1 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया था और वो मंथली जो प्रॉफिट है, जैसे कि आजकल को 25% तक प्रॉफिट आ रहा है, 23% है जो नॉन मुस्लिम बैंक्स हैं, और जो मुस्लिम बैंक्स हैं वो तकरीबन आपको कोई 15-16% तक प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, आप 1 करोड़ के बदले वो 15% का या 25% तक का एक रेंटल उससे इनकम वसूल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सपोज 10 साल पहले 1 करोड़ में अगर आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग ले ली होती तो कम से कम वो बिल्डिंग 10 करोड़ की होती और आपने कई साल उसका रेंट खा लिया होता। अभी भी जो लोग बैंक्स में पैसा रख के बैठे हैं, मैं उन लोगों पे हैरान होता हूं, क्यों नहीं वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते। देखिए, किसी के पास 40 लाख है, वो एक छोटी दुकान खरीद सकता है, किसी के पास 60-70 लाख है, वो कोई छोटा घर खरीद सकता है, किसी के पास बढ़ते जाएं, रेंट भी बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा अपने हिसाब से। अच्छा, आप बैंक्स में अपना पैसा रख के उसको बाउंड कर देते हैं और मजे से पुरसकून होकर उसको खाना शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं कि हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं जिसमें इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। पैसा जितना सर्कल में रहेगा उतनी ज्यादा आपको कामयाबियां मिलेंगी। 1 करोड़ है आपके पास, वो 1 साल आपने बैंक में रख दिया, उससे जो मिनिमम रेंटल इनकम आपने खाई सो खाई। अगर उसी करोड़ को आपने बिजनेस में साल में 12 दफा घुमाया तो आपने साल में 12 करोड़ का बिजनेस किया। और यही तो क्लैरिटी है, यही तो समझदारी है, यही तो हमारी कामयाबी है कि हम अपने पैसे को कितनी जल्दी सर्कल में ले आते हैं। अच्छा, अब सपोज हम कहते हैं कि यार हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, हमारा इतना स्टेमिना नहीं है कि हम जॉब के साथ कोई बिजनेस कर सकें या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को रन कर सकें। तो हम ऐसा करते हैं कि
पैसा बैंक को दे देते हैं। तो सर बैंक ने किधर इन्वेस्ट करना है? बैंक्स आप जितने देख लें। अच्छा, हम इंश्योरेंस करते हैं, सारी 20 साल के लिए इंश्योरेंस एक पैकेज ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में उनको पे करते रहते हैं और उसके बाद हमें एक ह्यूज प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, हलाल तो खैर ये नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग ये काम कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जितने अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आप वो किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्या एनर्जी है? पाकिस्तान में हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, पाकिस्तान में गैस है, बिजली, डीजल, पेट्रोल कुछ है। हम क्या, हमारा स्टाफ इतना टेक्निकल है कि हम फैक्ट्री लगा सकें? यही तो काम हो रहा है। यही सारे बैंक्स हमसे पैसा लेते हैं, खुद इन्वेस्ट करते हैं, अपना प्रॉफिट भी हमारे पैसे से लेते हैं और हमें भी एक मामूली सा प्रॉफिट दे देते हैं। तो क्यों ना आप लोग खुद इस बिजनेस की तरफ आए, इसमें इन्वेस्ट करें और पैसे कमाएं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेरा राब्ता नंबर अपनी स्क्रीन में है, आप मुझसे मिलें। मैं आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता हूं जिसमें आप अपनी जो है वो इनकम को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सपोज हम दोबारा आते हैं इंश्योरेंस के पॉइंट के ऊपर। आप उनको साल में इतने पैसे पे करते हैं, आप एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ फिक्स कर लेते हैं। ठीक है भाई, आप वही पैसा किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते जो इंस्टॉलमेंट में आपको मिलती है? 5-6 साल में आपका एक प्लॉट हो जाएगा। कहां आपने कंपनी को 20 साल के लिए करना है? उस 5-6 साल में जो आप एक प्लॉट के मालिक हो जाएंगे, उस 20 साल बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेचें, वो प्रॉपर्टी कहीं से कहीं जा चुकी होगी, अनलेस कि पैसा सही जगह पे। बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने आप को भी हर फन मौला समझते हैं कि हम हर चीज को, वो आते हैं डीलर से मशवरा करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। इसी तरह बहुत सारे बिल्डर वो आर्किटेक्ट से आके मिलते हैं, उसकी सुनते नहीं है और बस कह देते हैं कि अब हमें बिल्कुल नॉलेज हो गया और हम एक घर बना लेंगे। वो गलत पैसा लगाते हैं, वो गलत घर बनाते हैं और अपना बेतहाशा नुकसान करते हैं। समझदार प्रॉपर्टी डीलर का होना, आर्किटेक्ट का होना रियल एस्टेट की फील्ड में बहुत जरूरी है। मेरा राब्ता नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मुझसे मिलें। मैं आपको 1000 लॉजिक्स के जरिए आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।